हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समावयवता का लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में चर्चाएं की गई हैं किसके बारे में? इनेंशियोमर्स के बारे में, डायस्टीरियोमर्स के बारे में, और किसके बारे में? मीसो यौगिक, मीसो कंपाउंड के बारे में, और किसके बारे में भाई? रेसिमिक मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दें आप, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? परस्पर अध्यारोपित न होने वाले दर्पण प्रतिबिंब रूपों को इनेंशियोमर्स कहा जाता है, और इनेंशियोमर्स सामान्य केस में प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? देखो, हाँ, वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं, जो समूहों की व्यवस्था, भाई देखो, एक यौगिक में जो समूह की व्यवस्था रहेगी, जो समूह रहेंगे, जिस प्रकार के समूह पाए जाएंगे उसी प्रकार के समूह अगले ही यौगिक में पाए जाएंगे, लेकिन दोनों यौगिक परस्पर जो है दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होंगे। वे यौगिक जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स में जो युग्म है, जो जोड़े हैं, वो परस्पर प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं, प्रकाशिक असक्रिय हो सकते हैं, या उनमें से एक प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है और अगला क्या हो सकता है? प्रकाशिक असक्रिय। इसके बाद आपने पढ़ा है मीसो यौगिक। मीसो यौगिक क्या होते हैं? कि वे यौगिक जिनमें कम से कम 2 कायरल सेंटर पाया जाए, 2 कायरल कार्बन पाया जाए, और उनमें क्या पाया जाए? प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। अब इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री के मतलब ये कहते हैं आप लोग कि वे यौगिक जिनमें 2 कायरल सेंटर पाए जाते हैं, कायरल कार्बन पाए जाते हैं, और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, मीसो यौगिक कहलाते हैं। और जो मीसो यौगिक होते हैं, इसी प्लेन ऑफ सिमेट्री के पाए जाने की वजह से क्या होते हैं? हाँ, प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। आप उसको अच्छे तरीके से कह दें कि मीसो यौगिक इंटरनल कंपनसेशन के कारण प्रकाशिक क्या होते हैं? असक्रिय। जैसा कि आपको समझाया गया था, मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है ना, जैसे मान लो COH आ जाए और यहाँ OH आ जाए, यहाँ H आ जाए, इधर OH आ जाए, इधर COH आ जाए, ये ठीक है। अब देखो, ये आपका जो है इसका नाम है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममिति का तल है, सममिति का तल। इसमें क्या होगा? ये आधा पार्ट इसको इधर घुमाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसका आधा भाग, इस यौगिक का आधा भाग इधर घुमाएगा राइट की तरफ, ये राइट है क्लॉकवाइज, और इसका आधा भाग किधर घुमाएगा? लेफ्ट की तरफ। तो आधा राइट की तरफ, आधा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ जो है नेट घूर्णन का मान 0 हो जाता है। ठीक है, और इस घटना को क्या बोलते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। यौगिक में ही अगर नेट घूर्णन का मान 0 हो जाता है तो उसको आप बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से यौगिक क्या हो जाता है? प्रकाशिक असक्रिय। ठीक है, इसको बोलते हैं मीसो यौगिक। इसका नाम होता है मीसो टार्टरिक एसिड। मीसो टार्टरिक एसिड। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है? रेसिमिक मिश्रण पढ़ा है। रेसिमिक मिश्रण के बारे में क्या कहेंगे आप? कि अगर डी और यल रूप परस्पर क्या हो? समानुपात में पाए जाते हैं, तो उनके समानुपातिक मिश्रण को क्या कहा जाता है? रेसिमिक मिश्रण। ऐसा लिख लें आप लोग। हाँ, डी और यल रूपों का समान अनुपात में, या 50-50 बोल सकते हैं ना, समान अनुपात को आप 50-50 कह सकते हैं। समान अनुपात में जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? रेसिमिक मिश्रण। और रेसिमिक मिश्रण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? रेसिमीकरण। क्या कहते हैं? रेसिमीकरण। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लीजिए क्या बात करें, डी टार्टेरिक एसिड हो जाए, डी टार्टेरिक एसिड, और क्या हो जाए? यल टार्टेरिक एसिड। अगर इन दोनों का मिक्सचर हो, 50-50 हो जाए, डी टार्टेरिक एसिड और यल टार्टेरिक एसिड। देखो, डी टार्टेरिक एसिड कैसे बनेगा? अगर नीचे वाला जो असममित कार्बन है उस पर OH इधर बदल दें, राइट की तरफ है, इसको लेफ्ट की तरफ कर दें, तो उस केस में आपको मिल जाएगा क्या? डी टार्टेरिक एसिड। उसको आप ऐसे बना सकते हैं, OH इधर कर देंगे और ये COH नीचे। ठीक है, बार है पूरा ना, COH नीचे आएगा ना। हाँ अब देखो ध्यान से,
तो अब देखो ये जो लाइट को घुमाएगा ना, ये इधर घुमाएगा राइट की तरफ और ये इधर घूमेगा, लेफ्ट नहीं है, ये पूरा क्लॉकवाइज है, राइट की तरफ घूमना है, ऐसे इस प्रकार से ये राइट में घुमा रहा है। और ये टार्टेरिक एसिड क्या होगा, अगर आप इसको फिक्स रखें और ऊपर वाला OH उधर कर दो तो आपको मिल जाएगा एल टार्टेरिक एसिड COOH। इसको कर लें इधर OH H, इसका कर लें OH H और COOH। ये क्या करेगा, राइट को इधर घुमाएगा ना, लाइट को PPL को इधर घुमाएगा, तो ये कहाँ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका राइट में घूम रहा है और ये कहाँ घूम रहा है, लेफ्ट में। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप होते हैं, जान लीजिए। डी और एल रूप एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब रूप। और ये अगर 50-50 रेशियो में पाए जाए, समान अनुपात में पाए जाते हैं, तो उस केस में इस पूरे मिश्रण को, ये दोनों जो मिश्रण है, इसी मिश्रण को क्या कहा जाएगा, रेशिमिक मिश्रण। इसमें एक डी है, एक एल है। ये पीपीएल को कहाँ घुमाएगा, राइट में, वो पीपीएल को लेफ्ट में घुमाएगा। और ये जो मिश्रण होता है वो प्रकाशिक असक्रिय होता है। प्रकाशिक क्या होता है, असक्रिय होता है। किसकी वजह से, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या है, ये जान लीजिए डी और एल रूप हैं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं, लेकिन ये अलग अलग यौगिक है। डी टार्टेरिक एसिड अलग यौगिक है, ये राइट में घुमाएगा, और एल टार्टेरिक एसिड अलग यौगिक है, वो पीपीएल को लेफ्ट में घुमाएगा। ये दोनों अलग अलग यौगिक है। तो अगर अलग अलग यौगिकों की वजह से, दो यौगिकों की वजह से अगर पीपीएल का जो है नेट रोटेशन 0 होता है, नेट घूर्णन 0 होता है, दो यौगिकों में होगा, तो दो यौगिकों की वजह से होता है, तो उसको आप बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन, बाह्य प्रतिकारक। अगर एक ही यौगिक की वजह से नेट घूर्णन 0 होता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपनसेशन। एक ही यौगिक के अंदर होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कंपनसेशन। और दो यौगिकों की वजह से होता है तो उसे आप क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब भाई यहाँ ये प्रकाशिक असक्रिय क्यों होता है, क्योंकि देखो जितना ये राइट में घुमाएगा उतना ये लेफ्ट में घुमाएगा, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे ना, खत्म कर देंगे। ये जो है अपोजिट रोटेशन है, इनका घूर्णन कैसा है, डी और एल का जो घूर्णन है वो कैसा है, विपरीत है ना, विपरीत घूर्णन है। और जब समान, ध्यान दें, घूर्णन विपरीत होगा लेकिन मात्रा समान होगा। जितना ये घुमाएगा, मान लीजिए 50 डिग्री ये घुमाएगा तो 50 डिग्री वो भी घुमाएगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत। अगर ये 50 डिग्री राइट में घुमाएगा तो ये 50 डिग्री कहाँ घुमाएगा, लेफ्ट में। तो डी और एल का जो घूर्णन होता है वो परस्पर क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत घूर्णन होता है। तो यहाँ क्या होता है, जब विपरीत होते हैं एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा गया, ऊपर देखें कि रेशिमिक मिश्रण जो है प्रकाशिक असक्रिय होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है, या बोल सकते हैं ध्रुवण घूर्णक नहीं होता है। प्रकाशिक असक्रिय होता है या ध्रुवण घूर्णक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि भाई एक समावयवी, एक दूसरे के समावयवी हैं, प्रकाशिक समावयवी, ये एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावयवी। ठीक है, क्योंकि एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को दूसरे समावयवी के कहाँ घुमाता है, विपरीत दिशा में। जो एक समावयवी है वो पीपीएल को दूसरे समावयवी की कहाँ घुमाता है, विपरीत दिशा में घुमाता है, घूर्णित करता है। ठीक है, तो निरस्त हो जाता है, तो वही लिखा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपका, रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन को हिंदी में बोलते हैं धारण। ठीक है, अब क्या है इन्वर्जन, क्या को पढ़ेंगे आप, उसका हिंदी क्या है, प्रतिलोमन या प्रतीपन या वाल्डन प्रतिलोमन भी कहा जाता है। इसको आप चाहे प्रतिलोमन कहो चाहे प्रतीपन कह सकते हैं, प्रतिलोमन या प्रतीपन या वाल्डन प्रतिलोमन। अब क्या है देखिए आप, अंग्रेजी इन्वर्जन है। अब देखो रिटेंशन क्या है, जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया या रूपांतरण के समय असममित केंद्र के त्रिविम विन्यास, असममित केंद्र के त्रिविम विन्यास की अखंडता के बने रहने को, अखंडता बने रहने को या अपरिवर्तनशीलता को धारण कहा जाता है। इसका मतलब क्या, ध्यान दिया,
देखो अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जो विन्यास इस यौगिक में है वही विन्यास इससे प्राप्त होने वाले उत्पाद में भी होगा। अगर मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हुई, जो विन्यास इस यौगिक में है वही विन्यास इससे प्राप्त होने वाले यौगिक में रही, बदली ना, विन्यास बदले ना, तो आप इसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन। रिटेंशन कैसे है बता रहा हूं, तो उसको थोड़ा आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया या रूपांतरण, मतलब परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरण के समय असममित केंद्र, जानते हैं असममित केंद्र क्या है? जो यहाँ कीरल, ये कीरल केंद्र है ना, H है, CH2OH है, CH3 है, C2H5 है, तो कीरल केंद्र को ही असममित केंद्र कहा जाता है। असममित केंद्र का मतलब क्या है? कीरल केंद्र। तो कीरल केंद्र पर जो है के त्रिविम विन्यास, जो यहाँ पे 3D में अरेंजमेंट है, त्रिविम विन्यास का मतलब है 3D में जो अरेंजमेंट है, एक क्या है एक जो है कि कह सकते हैं ना 3D में बोल सकते हैं आप लोग, एक जो है दर्शक की ओर होगा, एक दर्शक से दूर होगा, इस प्रकार बनता है जो अरेंजमेंट बनता है ना, ठीक है। तो यही होता है कि इस समय जो है असममित केंद्र के त्रिविम विन्यास की जो अखंडता बनी रहती है या परिवर्तित नहीं होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? रिटेंशन। जैसे देखो एग्जाम्पल देखें आप, जैसे ये कंपाउंड है, H है, CH3 है, CH2CH3 है, ये CH2OH है, इसका क्या नाम है? देखो 2 मेथिल, देखो आप यहां से बनाएंगे ऐसा, भाई अंकन 1 2 3, दूसरे पर मेथिल आ जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 आप इसको ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। ये एक जो है ना लीवो रोटेटरी होता है, थोड़ा जानते रहिए आप लोग। ये कैसा पदार्थ होता है? लीवो रोटेटरी कैसा पदार्थ होता है ये? भाई हाँ, एक्सपेरिमेंटल मतलब कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि ये जो है लीवो रोटेटरी होता है अगर इसकी HCl से क्रिया कराई जाए। किससे क्रिया कराई जाए? HCl। तो होता क्या पता है? यहाँ से OH और यहाँ से H2O निकल जाता है, ये ध्यान दो, यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। अब Cl जाके यहाँ जुड़ जाता है। तो ध्यान दें, देखो रिटेंशन क्या है कि जहां से OH हटा है Cl वहीं जाके जुड़ा है, इसको रिटेंशन कहते हैं। रिटेंशन, रिटेन किया है, इसने अपने विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जहां से OH हटा है Cl वहीं जाके जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। आपको ये समझना, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस रहे, सफिक्स नहीं है। अगर ये लीवो रोटेटरी है तो जरूरी नहीं कि ये लीवो रोटेटरी हो, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो जरूरी नहीं कि ये क्या हो? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो। रिटेंशन का मतलब यहाँ देखें आप लोग कि जैसे OH यहाँ से हटा है और Cl जहां से OH हटा है वहीं आके जुड़ा है, इसको बोलते हैं रिटेंशन। अगर इसके विपरीत जुड़ जाता तो आप उसको बोलते हैं इन्वर्जन। जहां से हट रहा है यौगिक अगर वहीं जुड़ता है तो उसको रिटेंशन बोलते हैं, अगर उसके विपरीत दिशा में जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इतना जानते रहिए। अगला हेडिंग क्या है देखो, इन्वर्जन या वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन ने बताया था, ठीक है, इसको वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। अब देखो वाल्डन इन्वर्जन में क्या है, यहाँ समझो, पहले उसको मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे H2OH है, OH है, H है, COH है। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखें, अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो क्या मिलेगा? देखो 1 2 3 क्या लिखेंगे? 2, हाँ अरे यार, यहाँ से 1 2 3 इसका लिखेंगे आप 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, ये OH हाइड्रोक्सी लिखेंगे, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। सुनो ध्यान से यार, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अगर इसकी बात करें तो इसका क्या लिखेंगे आप लोग? देखो 1 2 अंकन वहां से नहीं करना, तीसरे पे क्लोरो मिल जाएगा। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, इसका लिख लेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 कामा क्या है? 4 डाई ओइक एसिड। 2 क्लोरो ब्यूटेन 1 कामा 4 डाई ओइक एसिड। अब देखो इसमें क्या है, मान लीजिए ये नाम था, ये D है, ये L है, इसकी बात छोड़िए आप।
आपको पहले विन्यास देखें आप लोग, विन्यास देखेंगे, विन्यास सेम रहा तो रिटेंशन, विन्यास डिफरेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, इनवर्जन हो जाएगा। अब देखो ये कंपाउंड है, अगर इसकी क्रिया PCl5 से कराते हैं तो यहां से Cl आता है, क्या आता है, Cl, ठीक है, Cl आता है, वो Cl जो है इस OH को हटाता है, हटाने के बाद उसी की दिशा में नहीं जुड़ता है, हाँ OH के स्थान पे Cl आएगा, लेकिन Cl जिस जाने कह सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ से OH जुड़ा हुआ है, लेकिन Cl कहाँ जुड़ता है, राइट, जहां से OH हटा है Cl अगर उसी पे जुड़ जाए तो उसको रिटेंशन बोल देंगे, अगर उसके विपरीत दिशा में जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। बस ये समझना है आपको, रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, वो वही लिखाया गया है कि असममित केंद्र, ये भाई आपका ना, ये देखो असममित केंद्र है, इसको आप किरल केंद्र कह सकते हैं कि नहीं, इस कार्बन के पास एक H है, एक OH है, एक COH है, एक CH2OH है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये आपका क्या है, असममित केंद्र है या किरल केंद्र है, तो वही लिखा है कि असममित केंद्र से जुड़े परमाणु या समूहों को यदि किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा हटाया जाए, विस्थापित किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जो नया यौगिक प्राप्त होता है, देखो असममित केंद्र पर जो परमाणु या परमाणु समूह जुड़े होंगे, अगर उन परमाणु या परमाणु समूहों को कोई दूसरा परमाणु या परमाणु समूह हटाता है, ठीक है, तो प्राप्त जो नया यौगिक है उसमें मूल यौगिक के जो प्राप्त यौगिक का जो विन्यास होता है मूल यौगिक के विपरीत होता है, जो नया यौगिक प्राप्त हुआ है उसका जो विन्यास है, यदि प्राप्त यौगिक कह सकते हैं ना, जो पहले यौगिक था या मूल यौगिक था उसके विपरीत हो जाता है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, हाँ इन्वर्जन या वाल्डन इन्वर्जन। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो, अरे हाँ यार, ये यहाँ पे वैसे कीजिए आप लोग यार, यहाँ पे वैसे रहेगा, ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं देखता हूँ, इसका नाम लिखेंगे यार, हाँ ये डी मैलिक एसिड, ये आपका एल मैलिक एसिड हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है, ये OH है, वहां भी OH ही कीजिए आप लोग, आपको बस यहाँ समझना है कि OH जो है ये इधर क्या था, लेफ्ट था, वहां जो है Cl जो है कहाँ जुड़ा है, राइट में, तो ये आपका क्या है, हाँ प्रतिलोमन, ठीक है, इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, अभी आप पढ़ेंगे रिटेंशन, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमिक मिश्रण के बारे में, ठीक है, अभी आप जाने देखो कि रिटेंशन क्या होगा, इन्वर्जन क्या होगा और रेसिमिक मिश्रण क्या होगा। जैसे मान लो देखो, जैसे कोई कंपाउंड है, अगर इसके पास है असममित केंद्र या किरल केंद्र कह सकते हैं, ये एक यौगिक है ना, सभी चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे असममित केंद्र है, असममित केंद्र है, अगर कोई मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि अगर कोई कार्बन है उसके पास चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये ग्रुप हटता है, ये X हटता है और उस कार्बन पे आता है ना पॉजिटिव चार्ज, क्या आता है, प्लस। वास्तविक घटना ये होती है कि इस कार्बन पे आता है प्लस, प्लस आने के बाद जो अब यहाँ पे ना Y अटैक करता है, पहले X हट जाता है, फिर Y, X के स्थान पे Y आके जुड़ता है, Y के जुड़ने के जो दो चांस होते हैं, एक चांस क्या होता है कि जहां से X हटा है वहीं जुड़ जाए Y, और दूसरा क्या होता है कि जहां से X हटा है उसके विपरीत, ठीक है, दो चांस होते हैं कि एक जहां से X हटा है वहीं Y जाके जुड़ जाए, और दूसरा क्या होता है कि जहां से X हटा है Y उसके क्या जुड़े, विपरीत। तो यही दो प्रकार के चांस बताए गए, ठीक है, एक चांस और बनता है, देखो एक चांस और बनता है कि 50-50 दोनों मिल जाए। देखो एक क्या है, ध्यान दे, अगर कोई असममित केंद्र है उससे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं तो उनका तीन चांस बनता है। एक क्या चांस बनता है कि जहां से कोई ग्रुप हटा है वहीं आके जुड़ जाए, रिटेंशन।
और दूसरा बात क्या है कि जहां से कोई ग्रुप हट रहा है अगर उसके विपरीत में जुड़ेगा इन्वर्जन। अगर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों 50-50 होते हैं, जैसे मान लो आधा रिटेंशन हो जाए, एक तरीका ये कि आधा रिटेंशन आधा क्या मिल जाए इन्वर्जन, एक पूरा रिटेंशन मिले पूरा इन्वर्जन मिल जाए, और थर्ड चांस क्या है कि आधा रिटेंशन मिले और आधा क्या मिले इन्वर्जन। जो रिटेंशन होता है रट लें, रिटेंशन भी ध्रुवण घूर्णक होता है और इन्वर्जन भी क्या होता है ध्रुवण घूर्णक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असममित केंद्र है कि नहीं। अगर एक असममित केंद्र होगा तो वह अणु प्रकाशिक सक्रिय होगा ही करेगा। ये दोनों के दोनों अणु क्या होंगे प्रकाशिक सक्रिय, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। रिटेंशन इन्वर्जन एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज। देख लिया, रिटेंशन को देखो इन्वर्जन को देखो, एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर ये डी होगा तो अगला क्या होगा यल, अगर ये डी होगा तो अगला क्या होगा यल। अगर यही है कि रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों 50-50% होते हैं तो इन दोनों के मिश्रण को क्या कहा जाएगा रेशिमिक मिश्रण। क्यों? क्योंकि भाई देखो अगर ये डी होगा तो अगला यल होगा, जितना ये राइट में घुमाएगा उतना ही वो लेफ्ट में घुमाएगा, दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा रेशिमिक मिश्रण। डी और यल रूपों का जो मिश्रण होता है उसी को आप बोलते हैं ना रेशिमिक मिश्रण। या ऐसा भी कह सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब रूपों का 50-50 जो मिश्रण बनता है, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग। नोट में ये रेशिमिक मिश्रण के विषय में एक और बोल सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब का समानुपातिक मिश्रण, दर्पण प्रतिबिंब रूपों का, और कौन से दर्पण प्रतिबिंब रूप अध्यारोपित न होने वाले, अध्यारोपित न होने वाले दर्पण प्रतिबिंब रूपों का क्या सम अनुपातिक मिश्रण, समान अनुपात में जो मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण को भी आप क्या कह सकते हैं रेशिमिक मिश्रण। क्योंकि यहां तो आप डी और यल नहीं पता कर सकते ना, इन्वर्जन में रिटेंशन में आप डी यल नहीं पता कर सकते, बस ये जानते हैं कि एक डी एक यल है, अब पता नहीं कौन डी है पता नहीं कौन यल है। तो उस हिसाब से जानते रहो दोनों प्रकाशिक सक्रिय हैं और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं रिटेंशन इन्वर्जन। अगर इन दोनों का क्या हो समान अनुपात में मिश्रण प्राप्त हो जाए उस मिश्रण को आप बोलेंगे रेशिमिक मिश्रण। वही बात वहां लिखा गया है। देखो लिखा है कि जब असममित कार्बन से जुड़ा हुआ कोई बंध टूटता है, जैसे असममित कार्बन पे यक्ष जुड़ा है ये टूटता है, तो असममित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। उत्पाद, परिणाम का मतलब उत्पाद, 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक क्या जहां से वो ग्रुप हटा वहीं जुड़ जाए, दूसरा क्या उसके विपरीत जुड़े, तीसरा क्या दोनों आधे आधे। भाई आधा मतलब वही है ना कि आधा रिटेंशन प्राप्त हो और आधा क्या प्राप्त हो इन्वर्जन। अब देखो यहां से एक्स हटा है, एक्स यहां से हट रहा है ना, अगर वाई आके यहीं जुड़ता है तो इसको आप बोलते हैं रिटेंशन। ये रिटेंशन यक्स यक्स यहां से हट रहा है, ये कंपाउंड देखो अभिकारक यही है, ये अभिकारक है, इसी से बन रहे 3 परिणाम मिल रहे हैं, 3 प्रकार के उत्पाद इसी से मिलने के चांस। यक्स यहां से हट रहा है, अगर वाई आके वहीं जुड़े तो रिटेंशन, वाई जाके इसके विपरीत जुड़े तो इन्वर्जन। अगर दोनों 50-50 हो जाए, आधा रिटेंशन आधा इन्वर्जन, इसी मिश्रण को आप क्या बोलेंगे रेशिमिक मिश्रण। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वही लिखा गया कि अगर रिटेंशन और इन्वर्जन के समान अनुपात में मिश्रण प्राप्त होते हैं तो उन्हें आप क्या बोलेंगे रेशिमिक मिश्रण। इसको फटाफट देखिए ध्यान से आप लोग, क्या है ये आर्यस नामकरण, आर्यस नाम जो है नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे आप, ठीक है। जो आर है देखो, आर और यस नामकरण कैसे किया जाता है, और आर और यस नामकरण करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इन जो है कायरल कार्बन उस पर समूहों की व्यवस्था देखनी। आर यस नामकरण के लिए आपको क्या देखना है कायरल कार्बन पर समूहों की व्यवस्था, ठीक है। तो अगर कायरल कार्बन पर समूह जो है समूहों की व्यवस्था देखें, अगर उनकी वरीयता के हिसाब से देखना है, वरीयता के हिसाब से, और वरीयता का निर्धारण करेंगे परमाणु क्रमांक के हिसाब से। समूहों की व्यवस्था में कायरल कार्बन हो उस पर जितने भी समूह पाए जाएं उनकी व्यवस्था का निर्धारण करें या उसकी वरीयता का निर्धारण करें या परमाणु क्रमांक के आधार पर, और परमाणु क्रमांक के आधार पर
उनमें छाटे कि कौन सा कार्बन किसको वरीयता पहले दिया जाना चाहिए, उसको फर्स्ट बोलेंगे, जिसको सेकंड देंगे सेकंड, थर्ड ऐसा बोलेंगे, फोर्थ। भाई कायरल कार्बन पर 4 समूह होंगे डिफरेंट डिफरेंट, कायरल कार्बन पर 4 डिफरेंट डिफरेंट समूह होंगे, उनकी वरीयता का निर्धारण कीजिए 1 2 3 4 के हिसाब से। अगर कायरल नहीं होगा तो वहां पे आरएस नहीं बता सकते, कायरल होगा तभी आरएस नामकरण करेंगे। तो देखो अगर 1 2 3 4 छाट लिया आपने और 1 2 3 4 में चले आप, अगर 1 2 3 4 में आपको ध्यान रखना है 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलना है, 1 से 2, 2 से कहाँ चलना है 3 की तरफ, चाहे राइट की तरफ चले आप चाहे लेफ्ट की तरफ। 4 वाले को छोड़ देंगे, आप छाट तो लेंगे लेकिन 4 वाले को छोड़ देना है, 4 वाले को ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है 1 2 3 को। 1 से 2 चलना है, 2 से 3। अगर आप 1 से 2 2 से 3 चलते हैं, राइट की तरफ चल देंगे तो उसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। आर का मतलब ही है रेक्टस, रेक्टस का मतलब राइट आर क्लॉकवाइज, राइट आर क्लॉकवाइज। राइट आर क्लॉकवाइज का मतलब यही है कि अगर आप वरीयता के हिसाब से, समूहों की वरीयता के हिसाब से अगर आप राइट चलेंगे तो वो आर होगा। कैसे चलना है? 1 2 3, समूहों की वरीयता के हिसाब से अगर आप राइट की तरफ 1 2 3 चलते हैं तो उसे आर कहा जाएगा, और अगर समूहों की वरीयता के हिसाब से अगर आप लेफ्ट में चलते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? ये ना यस कहा जाएगा। यस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट आर, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। आर का फुल फॉर्म रेक्टस है, यस का फुल फॉर्म क्या है? सीमिस्टर। यस का पूरा नाम है सीमिस्टर। सीमिस्टर का अर्थ ये होता है, हाँ, जो आर है इसका फुल फॉर्म रेक्टस होता है, रेक्टस का अर्थ राइट आर क्लॉकवाइज है, और जो यस है इसका फुल फॉर्म सीमिस्टर है, और सीमिस्टर का अर्थ क्या होता है? लेफ्ट आर एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप वरीयता के हिसाब से चलेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज चल देंगे, 1 2 3 चलेंगे तो उसको आप यस नाम देंगे, और राइट में चलेंगे तो क्या नाम देना है? आर। क्लियर है आप लोग? ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले यहां समझ लो फिर मैं इसको समझाता हूं। जैसे मान लो इस यहां आपको आर और एस छाटना है, आर और एस छाटना है, तो देखो ये आपका है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन में परमाणुओं की जो है ना, कह सकते हैं ना, परमाणुओं या समूहों की वरीयता का निर्धारण किसके हिसाब से करना है? परमाणु क्रमांक के हिसाब से। तो अगर परमाणु क्रमांक के हिसाब से सबसे ज्यादा वरीयता समूह देखेंगे तो ये कौन होगा? सी वाला ना। भाई देखो यहाँ 3 सी होगा, और यहाँ 2 कार्बन होंगे जुड़े हुए, और यहाँ एक ही कार्बन है। भाई ये एच है, ये एच है, ये एक कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन। तो यहाँ जो सबसे कम वरीयता वाला समूह यही है, इसको 4th नंबर दिया जाना चाहिए। 1 2 3 4 4 ग्रुप हैं, 4th नंबर इसको देंगे, जिसको सबसे कम वरीयता दिया जाएगा वो 4th नंबर वाला होगा। अब यहाँ फर्स्ट किसे देंगे? देखो इसका पहला कार्बन, मैं पहला जो है परमाणु कार्बन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, वहां देखिए क्या है? कार्बन के बाद कार्बन है, यहाँ भी कार्बन के बाद कार्बन है, लेकिन कार्बन के पास फिर हाइड्रोजन होगा, लेकिन वहां कार्बन के बाद क्या होगा? कार्बन। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड नंबर, और इसको क्या देंगे? थर्ड नंबर। ऐसे देंगे ना भाई, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ एक ही कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो भाई 3 कार्बन वाले को फर्स्ट नंबर, 2 कार्बन वाले को सेकेंड नंबर, 1 कार्बन वाले को फर्स्ट नंबर, और सबसे लास्ट को इसको देंगे। अभी आपको चलना है 1 से 2 और 2 से 3। तो आप 1 से चलिए, ये 1 है ना, 1 से 2 की तरफ आइए, और 2 से कहाँ चलना है? 3। कौन सा चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे चलना है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? हाँ देखो, अगर एच जो है, ये समझ लें आप लोग, अगर सबसे कम वरीयता वाला समूह ऊर्ध्वाधर रेखा ना, 2 रेखाएं हैं, इसको बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा, और इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। अगर सबसे कम वरीयता वाला समूह ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित हो, चाहे यहाँ स्थित हो चाहे यहाँ स्थित हो, तो उसके लिए यही नियम है जो मैंने बताया। 1 2 3 चलिए आप। सबसे कम वरीयता वाला समूह अगर ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित हो, सबसे कम वरीयता वाला समूह अगर जो है
ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित हो तो उस केस में आप जो है ना कैसे पता करेंगे भाई आर्यस? वही सेम 1 2 3 चलना है, 1 2 3 चलना है। अगर आप 1 2 3 राइट की तरफ चलेंगे तो उसको आर नाम दिया जाएगा, और 1 2 3 चलेंगे लेफ्ट की तरफ तो उसे क्या नाम देंगे? यस नाम देंगे। ठीक है, आप यहाँ चलिए 1 से 2, 2 से 3, ये आपका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसको क्या नाम देंगे आप? यस। इसकी बात कर लें, ठीक है, अगर आप इसकी बात कर लें तो इसमें 1 2 3 कैसे पता करेंगे? देखो ध्यान से, ये आपका यस होगा। अब यहाँ छाटे वरीयता के हिसाब से, वरीयता का निर्धारण कैसे करेंगे? परमाणु क्रमांक के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है ना, इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। अब सेकेंड कौन होगा? देखो सेकेंड में सब के सब कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो किसको सेकेंड माना जाए? जो आपका ये नहीं, देखो इसको आप मान सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ एच, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ एच है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो अगर परमाणुओं के बीच में मतलब समान परमाणु हो, उनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, सिंगल बॉन्ड पाया जाए, तो उस केस में किसको महत्व देते हैं आप? सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड को, फिर डबल को, फिर सिंगल। तो यहाँ देखिए इसको सबसे कम महत्व दिया जाएगा, फोर्थ नंबर यही आपका है, फोर्थ नंबर यही है। अब इसमें से एक फर्स्ट, एक सेकेंड, एक थर्ड है, एक सेकेंड, एक थर्ड है। अब सेकेंड एक किसे नाम देंगे आप? देखो देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल है, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल है, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो आप इसको सेकेंड नंबर देंगे और इसको क्या देंगे? थर्ड नंबर, और ये आपका क्या होगा? फोर्थ नंबर। फर्स्ट ये होगा ना ओ भाई, ये भाई इसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है, कार्बन ज्यादा है ना, सबसे अधिक पहले तत्व का परमाणु क्रमांक देखें आप, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक, तो यहाँ देखिए पहले तत्व का परमाणु क्रमांक इन सभी में सबसे अधिक है। उसके बाद ये तीनों कार्बन है। अब तीनों कार्बनों में जो डबल बॉन्ड वाला है उसको ज्यादा महत्व देना है, सिंगल बॉन्ड वाले को कम। तो अब डबल में भी दो बच गए हैं। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है केवल, तो उसको महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो देखो जो सबसे कम वरीयता वाला समूह है वो ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित है। तो अगर ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित हो तो आपको 1 2 3 चलना है, 1 2 3 चलें आप, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। कैसे चल रहे हैं आप? राइट की तरफ, ये राइट की तरफ है घड़ी की सुई की दिशा में, आप इसको नाम देंगे आर। ठीक है, इसकी बात कर लें, देखो गला वाली बात करनी आप, तो देखो यहाँ फर्स्ट किसको नंबर देंगे आप? यन को दिया जाएगा भाई, यन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो फर्स्ट नंबर इसको देंगे। अब सेकेंड देखो यहाँ देना है इसको, क्योंकि सी डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो सेकेंड, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, यही होगा। फर्स्ट इसको दिया जाएगा, सेकेंड इसको, भाई वरीयता दिया जाए समूहों के हिसाब से दे दें आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले को ध्यान नहीं देना है, 1 2 3 चलना है बस। अब देखो ध्यान से, ये सुनो ध्यान से, यहाँ क्या देखो, जो सबसे न्यूनतम वरीयता वाला समूह है वो क्षैतिज रेखा पर स्थित है। यहाँ आप देख लें, सबसे न्यूनतम वरीयता वाला समूह कहाँ है? क्षैतिज रेखा पर स्थित है। अब देखो आप ना इसको ध्यान न दें, आप चौथे समूह के को ध्यान न दें, आप आर और यस का निर्धारण करने के लिए चौथे समूह को ध्यान न दो, आप बस 1 2 3 चलें, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3, आप 1 इसको दें, ये 1 है आपका ना, ये 2 है, तो आप 1 से 2 चलिए, फिर 2 से 3 तक आओ, 1 3 2 नहीं चलना है, 4 को ध्यान न दीजिए आप लोग, 4 को ध्यान नहीं देना है, आपको बेसिकली चलना है 1 से 2 की तरफ, और 2 से कहाँ चलना है? 3 की तरफ। कौन सी दिशा है? एंटी क्लॉकवाइज। न्यूनतम वरीयता वाले समूह को ध्यान नहीं देना है, तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो अगर क्षैतिज रेखा पर स्थित हो ना, ध्यान दे आप लोग, क्षैतिज रेखा पर स्थित हो तो एंटी क्लॉकवाइज आने पर उसको आर कहा जाता है, थोड़ा सिस्टम उल्टा हो जाता है। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित हो तो 1 2 3 चलते हैं आप, ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए 1 2 3 चलिए, क्लॉकवाइज चलें,
तो आर है, एंटी क्लॉकवाइज चला तो क्या है, यस। अगर क्षैतिज रेखा पर स्थित हो तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। 1 2 3 चलिए, 1 2 3 चलिए। आप जिसको आर कहते थे उसको यस कह देना है, और जिसको यस कहते थे नियम के अनुसार उसको क्या कह देना है, आर। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं उसके अनुसार उसको आर बोलते थे, लेकिन क्षैतिज रेखा पर स्थित होने पर उसको क्या कह दिया जाएगा, यस। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर जिसको आप यस कहते थे, लेकिन अगर क्षैतिज रेखा पर स्थित हो न्यूनतम वरीयता वाला समूह, तो उस केस में उसको क्या बोल देंगे आप, आर। एंटी क्लॉकवाइज वाले को आर और क्लॉकवाइज वाले को यस। अब देखो यहाँ क्या है, आप चले ना एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन न्यूनतम वरीयता वाला समूह क्या है, कहाँ है, हाँ 36 पर है। आपको देखो कायदे में तो यस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा 36 पर होने पर ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, आर, ये आर होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसकी बात करें तो यहाँ देखो सबसे अधिक इसको महत्व दिया जाएगा, इसके बाद सेकेंड को, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब देखो यहाँ सबसे न्यूनतम वरीयता वाला समूह ऊर्ध्वाधर पर स्थित है, तो सेम वही नियम 1 2 3 क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज यस, एंटी क्लॉकवाइज यस हो जाएगा। अब देखो चलिए आप 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, क्या बोलेंगे आप, यस। ठीक है। अब देखो वही लिखा है यहाँ पे, वही सेम बातें लिखी है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आप परमाणु या समूह की वरीयता की जांच कर लें, सबसे पहले पहचानें। अब इसमें क्या है, यदि न्यूनतम वरीयता वाला समूह, न्यूनतम वरीयता वाला समूह या चौथी वरीयता वाला समूह, आप ऐसे लिखो बेहतर रहेगा ज्यादा, ये न्यूनतम वरीयता वाला समूह ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होता है, तो आर और यस का को कैसे पता करेंगे, न्यूनतम वरीयता वाला समूह यदि कहाँ स्थित हो, ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित हो, तो आर और यस का निर्धारण निम्न प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं, आपको चलना है 1 2 3, 4 वाले को ध्यान नहीं देना है, बस 4 वाले को यही ध्यान देना है कि वो कहाँ स्थित है, बस क्षैतिज पर है कि ऊर्ध्वाधर। उसके बाद जो है आर और यस के निर्धारण के लिए उसका कोई खास योगदान नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 क्रम में चलेंगे। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, यस। अगर यही जो न्यूनतम वरीयता वाला समूह है वो क्षैतिज रेखा पर स्थित हो जाए, क्षैतिज रेखा पर स्थित हो जाए, तो उसको क्या, आर और यस का निर्धारण इसके विपरीत करते हैं। जो 1 2 3 चलने पर जिसको आप आर बोलते थे, मान लो क्लॉकवाइज चलने पर जिसको आप आर बोलते थे उसको यहाँ यस बोलना है। 1 2 3 चलने पर जिसको आप यस बोलते थे उसको यहाँ क्या कहना है, आर। समझ पा रहे हैं आप, इसको फटाफट लिख। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, देखो आर और यस का मतलब जानते हैं क्या होता है, देखो आर और यस, जो आर होता है जो यस होता है, ये दोनों क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, जानते रहिए आप लोग। क्योंकि यहाँ एक कैरल केंद्र होता है ना, एक कैरल केंद्र होता है, तो उस केस में प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। आर और यस फॉर्म परस्पर क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। इसमें से एक देखो, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, मतलब एक जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कहाँ घुमाता है, क्लॉकवाइज, और एक कहाँ घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज। इनमें से एक जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। आप आर का मतलब देखो, आर में जानते हैं ना आप, राइट की तरफ मिलता है, तो आर जब आप देखो समूहों की या परमाणुओं की वरीयता के हिसाब से अगर आप 1 2 3 चलते हैं तो आपको आर मिलता है। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तब समूहों की वरीयता के हिसाब से अगर आप 1 2 3 क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसे आर कहेंगे आप। अगर आप 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, यस कहेंगे। लेकिन आप आर का मतलब ये ना समझें कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, मतलब आर का मतलब ये नहीं है कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाएगा। यस का मतलब ये नहीं है कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये नहीं है।
जो आपने आर और यस का निर्धारण किया है परमाणुओं की जो है वरीयता के हिसाब से किया है, 1 2 3 चला है आपने, 1 2 3 चलने पर राइट मिला है तो आपने आर कहा है, लेफ्ट मिला है तो क्या कहा है, यस कहा है। लेकिन आर और यस का मतलब ये नहीं है कि वो जो है आर जो है क्लॉकवाइज घुमाएगा पीपीएल को, यस जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, कुछ भी हो सकता है। आर क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। बस ये जानते रहिए प्रकाशिक सक्रिय है, बस जो यस होगा वो क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, ये जानते रहिए आप। और अगर दो यौगिक हैं जिनमें किरेल केंद्र पाया गया है और उनका अणुसूत्र वगैरह समान है और वो एक दूसरे के आर यस हैं, मान लीजिए एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है जिसमें जो है दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, दोनों का अणुसूत्र समान है, जिसमें से एक आर है एक यस है, तो उन दोनों को कहा जाएगा इनेंसियोमर्स, प्रतिबिंब रूप कहा जाएगा। एक आर होगा एक यस होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, इनेंसियोमर्स कहा जाएगा। ठीक है, अभी देखो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं आपको, इसमें आर और यस छांटना है, पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप, कैसे पहचानेंगे? देखो इस पे जो कार्बन है इसमें आप समूहों की वरीयता देखो, सबसे अधिक वरीयता इसको दिया जाएगा। देखो नहीं नहीं देखो ये OH है, ये OCH3 है, सबसे अधिक O को दिया जाएगा। लेकिन OH और OCH3 में आप किसको देंगे, OCH3 को, क्योंकि O के बाद कार्बन आ गया है। तो फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा। भाई OCH3 को फर्स्ट नंबर, OH को सेकेंड, ये थर्ड ये फोर्थ। ठीक है, और ये जो फोर्थ ग्रुप है सबसे कम वरीयता वाला समूह है, वो कौन से लाइन पे है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर लाइन पर स्थित है। आप चलिए 1 2 3 नॉर्मली जिस ये चलेंगे ऐसे 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 चलना है। ये कौन सा रोटेशन है भाई, इस प्रकार का रोटेशन मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट की तरफ, तो ये यस होगा। अगले की बात कर ले, देखो यहाँ सबसे अधिक परमाणु क्रमांक ओ का है, इसको फर्स्ट नंबर दिया जाए। एन के दो केस है, एक एन के बाद एच है, एक एन के बाद CH3, सेकेंड नंबर इसको दिया जाएगा। भाई यहाँ एन के बाद एच था, यहाँ एन के बाद CH3 था, थर्ड नंबर आप इसको देंगे और फोर्थ इसको। ये क्षैतिज रेखा पर आ गया है, कहाँ स्थित है, क्षैतिज रेखा पर स्थित है। तो आप यहाँ आर और एस को कैसे पता करेंगे, आर और एस का निर्धारण कैसे करेंगे आप? चलिए आप 1 2 3 ऐसे चलें, 1 2 3 1 2 3 चलें आप लोग। ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ध्यान, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो रूल के हिसाब से यस होना चाहिए, लेकिन क्षैतिज रेखा पर स्थित होने की वजह से इसको क्या नाम देंगे आप, ये आर विन्यास होगा। इसकी बात करें तो फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ट्राइटियम को देंगे। तो भाई समस्थानिकों के केस में आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिकों के केस में कैसे पता करते हैं, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। समस्थानिकों में वरीयता देखनी हो, ये हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है, तो उसमें वरीयता कैसे देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। तो ट्राइटियम का द्रव्यमान सबसे अधिक, उसके बाद ड्यूटीरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। ये फर्स्ट ये, इसमें सेकेंड इसको देंगे, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। ठीक है, सबसे कम वरीयता वाला समूह कहाँ स्थित है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर। तो नॉर्मली वैसे चलें आप लोग, चलेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एंटी क्लॉकवाइज यस होगा। अगला देखें आप, देखो यहाँ भी समस्थानिक है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन को कार्बन की तुलना में ज्यादा महत्व देना है, बता दें कार्बन से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है। फर्स्ट वाले को पहले देख लें। तो यहाँ देखो, तो अगर ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन 18 है, ऑक्सीजन 17 है और ऑक्सीजन 16 है, तो किसको ज्यादा महत्व देना है, तो सबसे अधिक किसको देंगे, फिर 17 वाले को, फिर 16 वाले को, फिर फोर्थ नंबर ये। तो फोर्थ ग्रुप कहाँ स्थित है भाई, ऊर्ध्वाधर रेखा पर। नॉर्मली 1 2 3 चलें आप लोग, चलेंगे 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, कौन सा, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ये यस होगा। अब देखो यहां देखें आप, सबसे फर्स्ट नंबर इसको, सेकेंड इसको। अब देखो ध्यान से, डबल और डबल ट्रिपल हो समान परमाणुओं के बीच में, तो आप इसको ट्रिपल को महत्व देते हैं, और सबसे भाई फिर ये हो जाएगा
लेकिन देखो अगर इसका वास्तविक कारण देखें कि वास्तव में क्यों थर्ड को ज़्यादा महत्व, ट्रिपल बॉन्ड को क्यों ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, सेकेंड बॉन्ड डबल बॉन्ड को क्यों कम महत्व दिया जा रहा है, जानते हैं? इसमें जो है नहीं, आप ऐसा लिखें जैसे देखो कार्बन के पास 3 बॉन्ड ऐसे खींच रहे हैं आप, कार्बन के पास 3 बॉन्ड लगा दें आप, यहाँ भी कार्बन के पास 3 बॉन्ड लगा देंगे आप। कार्बन के पास यहाँ कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। कार्बन के पास 3 बॉन्ड, यहाँ कार्बन के पास कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। तो यह जानते हैं, देखो आप यहाँ जो है एक कार्बन का ऐसे लगा लीजिए, एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन, ऐसे 3 कार्बन लगा लीजिए आप। इससे ना देखो जैसे इस कार्बन, जैसे कार्बन है, इस कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन दिख रहा है ना, एक बॉन्ड वाला भी कार्बन, डबल बॉन्ड वाला भी कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी, मतलब तीनों बॉन्ड से कार्बन ही दिख रहा है। तो आप ऐसे 3 कार्बन से लगा लो, ऐसे यहाँ भी है, हाँ, तो आप 2 कार्बनों को लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद जानते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, वैसे देख लो, अब इसके बाद तुलना कर लो दोनों का, हाँ, कि यहाँ पे जो है कार्बन के बाद कार्बन मिला, फिर कार्बन के बाद कार्बन, यहाँ पे 2 ही बार कार्बन है, यहाँ पे 3 बार कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो इस हिसाब से महत्व, वास्तविक रीजन ये होता है, लेकिन ऐसे ही महत्व दे लें आप कि ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व देंगे, डबल बॉन्ड को कम महत्व देंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व और डबल बॉन्ड को कम महत्व दिया जाएगा। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 चलें आप लोग। कौन सा क्लॉक चलेंगे भाई? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या नाम देंगे? आर नाम देंगे। यहाँ बात कर लें तो आप कैसे चलेंगे भाई? देखो फर्स्ट किसको देना है? इसको। सेकंड किसको देंगे आप? देखो इसको नहीं देना है, सिंगल बॉन्ड वाले को नहीं, डबल बॉन्ड वाले। तो आप इसको महत्व, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। चलेंगे कैसे आप? 1 से 2, फिर 2 से 3, फोर्थ वाले को ध्यान मत दें, 1 से 2 चलना है, 2 से 4 वाले को छोड़ो। हाँ, ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित है, ठीक है। अच्छा ध्यान दो यार, पहले यहाँ पे सबसे न्यूनतम वरीयता वाला समूह कहाँ स्थित था? हाँ, और आप चले थे एंटी क्लॉकवाइज ना, ठीक है, ठीक। ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे जो है सबसे न्यूनतम वरीयता वाला समूह कहाँ स्थित था? हाँ, चौथे पर, ये 36 पे था। चलेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज तो यस होना चाहिए, लेकिन फिर आर हो जाएगा ना, उल्टा कर देंगे आप लोग। इसकी बात करें, देखो यहाँ जो है ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित है, सबसे कम वरीयता वाला समूह कहाँ स्थित है? ऊर्ध्वाधर रेखा पर। तो आप 1 से 2 चलेंगे, फिर 2 से 3, क्या होगा ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका क्या होगा? यस। इसके बाद ये दोनों बचे हैं ना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लास्ट वाले पॉइंट को देखें आप, ये 2 क्वेश्चन देखें आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसमें देखो सबसे, अगर यहाँ जो है वरीयता का करना हो निर्धारण ना, तो आप क्या करें, जैसे मान लो ये कार्बन नहीं, ये वाला, इस कार्बन को, ये कार्बन तो हर जगह है, आप ये जानते हो कि सबसे कम वरीयता तो इसी को दिया जाएगा, सबसे कम तो वरीयता यही है। अब इन्हीं में किसको फर्स्ट किसको सेकंड दिया जाए? अब देखो ये कार्बन है ना, जैसे मान लो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ चलें एक बार क्लॉक, एक बार ऐसे चलें आप लोग पूरा, 1 2 3 4 ना 5, हाँ, इस कार्बन के साथ एक बार 5 चले, ऐसे 5 कार्बन, यही है ना। एक बार इस तरफ चलें आप, 1 2 3 4 5, एक बार फिर दोबारा चलो ऐसे, जैसे आप देखते थे यार वहां पे, एक बार पूरा क्लॉकवाइज चलो, एक बार पूरा एंटी क्लॉकवाइज चले, तो वहां भी 5 ही कार्बन मिलेगा। ऐसे बना लिया 5 कार्बन, 5 कार्बन इसमें चलेंगे। अगर आप इसमें चलते हैं इसके लिए तो क्या होगा? कार्बन, हाँ, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन 2 ही है यार। अब यहाँ चले 1 2, तो वहां भी 2 ही कार्बन। लास्ट वाले की बात करें, अगर आप इसकी बात करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? देखो ये कार्बन है, जुड़ा हुआ है, एक बार इधर चलें, 1 2 3, 3 कार्बन इधर मिल जा रहा है। अब एक बार ऐसे चलें, एक बार ऐसे चलेंगे, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन इधर भी मिलेगा।
बताओ सबसे अधिक महत्व किसको देना है? हाँ, यहाँ भाई सबसे अधिक कार्बन मिल रहे हैं आपको। एक ही तरफ देखो, जैसे मान लो एक ही तरफ देखे ज्यादा कार्बन मिल जा रहा है, फर्स्ट इसको देना है, सेकेंड इसको देंगे आप, क्योंकि यहाँ 3 3 मिल रहा है कार्बन ना, 3 कार्बन मिलेगा भाई। देखो यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो सबसे अधिक महत्व आप इसको देंगे, फर्स्ट, सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चल लेंगे ऐसे। तो कैसे चल रहे हैं भाई, कैसे चल रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, क्या मिलेगा, यस, एंटी क्लॉकवाइज है, यस मिलेगा। अब देखो अगले की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी थोड़ा बात कर लें हम। देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसमें कैसे देखेंगे। देखो ये क्या है आपका ना, सी डबल बॉन्ड OH है ना, जो सी डबल बॉन्ड OH है ना, आप इसको ऐसे लिख लें, सी 2 बार O लिख लो, फिर 1 बार H लगा दो, 2 बार O, ठीक है। डबल बॉन्ड O मतलब 2 बार O को अलग अलग कर लें, ठीक है। अब इसकी बात करें ना, आप अगर इसमें बात करेंगे, ये कार्बन है, इस तरफ चलेंगे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, कार्बन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। अगर आप ऐसे चलते हैं, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, यही मिलेगा ना। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन, फिर कार्बन। यहां चल लीजिए, यहां क्या होगा, देखो कार्बन है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, यही मिलेगा भाई। अगर इससे आते हो ऐसे, ऑक्सीजन फिर कार्बन, नीचे आएंगे क्या मिलेगा, कार्बन फिर ऑक्सीजन। अब इन्हीं में वरीयता देखें आप, देखो ध्यान से सुनो, जैसे आप देखें कि हर में, सुनो बता रहा हूं कैसे देखना है, कि प्रत्येक में देखो एक CO बॉन्ड है ही, एक मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, CO बॉन्ड एक है, उसके बाद छोड़ो थोड़ा सा, देखो ध्यान से, नहीं नहीं, यहाँ देखिए क्या है, ये यहाँ CO बॉन्ड है, यहाँ भी CO बॉन्ड है, लेकिन O के बाद यहाँ नहीं है ना, यहाँ O के बाद कार्बन, यहाँ भी देखो CO, O के बाद क्या है, कार्बन। तो अब इन दोनों को महत्व ज्यादा दिया जाएगा। यहाँ देखिए CO फिर कार्बन है, यहाँ पे देखो क्या है, CO फिर कार्बन, इन दोनों को, लेकिन वहां CO के बाद कोई कार्बन नहीं है, तो आप इन दोनों को उसकी तुलना में ज्यादा महत्व देंगे, इन दोनों को जो रिंग वाले हैं इनको उसकी तुलना में ज्यादा महत्व देंगे। अब इसमें किसको फर्स्ट नंबर दिया जाए, देखो यहाँ जो नहीं है, यहाँ देखो कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन कार्बन, नीचे आते हैं कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन। देखो यहाँ आप देखें ना, कार्बन के बाद ऑक्सीजन फिर कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन फिर कार्बन, ठीक है। अगर आप इसमें आएंगे ना, जैसे एक बार छोड़ो पहले, देखो कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद फिर कार्बन आ रहा है, वहां भी कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फिर क्या आ रहा है, कार्बन। अगर आप नीचे दोनों तरफ चलने, पहले आप जब दोनों तरफ से डिसाइड नहीं होगा फिर आगे बढ़िएगा, पहले आप चलो 2 तक, जैसे पहले यहाँ 2 ही तक है ना, पहले आप 2 तक चलिए, जब 2 से डिसाइड ना हो फिर आगे तक चलिए। यहाँ पहले आप 1 चले थे ना, एक CO है, यहाँ भी CO था, यहाँ भी CO, CH तो देखना ही नहीं। ऐसे देखो यहाँ जो डिसाइड किया गया था ना, वो ऐसे 1 तक देखो, CO, वहां भी CO, हर में CO था, फिर CO के बाद फिर आगे बढ़ो, आगे वहां कुछ नहीं था, आगे सब में कार्बन मिला, ये देखा आप। फिर अगर इसमें और इसमें देखना है, पहले 2 तक चलिए आप, 2 परमाणु तक, CO ना, ये भाई 2 परमाणु तक चलिए, O कार्बन, फिर C, फिर कार्बन। तो जब यहाँ चलेंगे ना, O के बाद कार्बन है, एक तो मिल गया, लेकिन दूसरा में देखो, हाँ यही डिसाइड हो जा रहा है, जब एक परमाणु तक डिसाइड हो जाए फिर आगे तक बढ़ना है। हाँ जब नहीं होगा, हाँ जब परमाणु से डिसाइड ना हो फिर आगे तक बढ़ेंगे। तो यहाँ यही 2 तक डिसाइड हो जा रहा है कि भाई O के बाद कार्बन, O के बाद कार्बन, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया मान लीजिए। यहाँ देखिए क्या है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन के बाद कार्बन, इसको महत्व देना है, इसको महत्व देना है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, इसको सेकेंड नंबर दिया जाएगा, इसको थर्ड नंबर दिया जाएगा, इसको क्या देंगे,
फोर्थ नंबर, ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये फोर्थ। देखो फोर्थ क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, भाई डबल की तुलना में कम महत्व देंगे आप, तो सिंगल था। थर्ड फोर्थ, चलें कैसे आप, फोर्थ ग्रुप ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, तो चलेंगे 1 से 2, 2 से 3, कौन सा क्लॉकवाइज है, ये क्या होगा आपका आर। इसको लिखो फटाफट, देखो देखो ध्यान से देखो, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड देख रहे होंगे, देखो रिंग के केस में थोड़ा सा अलग, दोनों को तो रिंग में सबको ब्रेक कर लेंगे आप। अगर वैसे डबल सिंगल होता है, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड था, तो आप इसको ज्यादा महत्व देंगे, लेकिन अभी इसकी तुलना रिंग वाले सिस्टम से भी कर रही है, आप इन दोनों की तुलना में इसको महत्व देंगे, ठीक है। अब इसकी तुलना इन रिंग वाले सिस्टम से करनी, रिंग वाले सिस्टम में थोड़ा अलग तरीके से होता है। रिंग वाले सिस्टम में जो वरीयता का निर्धारण होता है थोड़ा अलग तरीके से होता है, कैसे होता है आपने देखा है, ठीक है। उस हिसाब से इसको ज्यादा महत्व देंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, लास्ट में ये आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा पूछा,